हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल एविडेंस का बेसिक से स्टार्ट किया था और डेफिनेशन क्लॉज को करते हुए सेक्शन 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 9 में जो एग्जांपल्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि यूकेयू पूछता है, लास्ट के 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआईपी भी सेक्शन 9 में, यही मैंने आपको बताया था। इसका पहला जो लाइन है, ये कभी कभी इसी सेम मतलब सेक्शन 9 के सिर्फ फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि फैक्ट जो भी नेसेसरी हो, फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, उन्हें इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करने के लिए वो सब रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, या फिर कोई फैक्ट ऐसा है जो फैक्ट इन इश्यू रेलिवेंट फैक्ट से निकले हुए इन्फ्लुएंस को सपोर्ट कर रहा है, या फिर उसको सपोर्ट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, रिबर्ट कर रहा है। रिबर्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर वो भी रेलिवेंट है। ठीक है जी, सेक्शन 9 हम आज शुरू करेंगे सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 जो है वो पहली थिंग ये है कि कभी कभी तो सिर्फ ऐसे पूछ देता है कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड प्रोविजन कहां पर है। तो एक तो पहली चीज सेक्शन 10 हमारा कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है, और ये देखो क्या बताता है, एक बार से पढ़ लेते हैं। कह रहा वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more person have conspired together to commit an offense or an actionable wrong। तो जहां पर ये मान लो रीजन टू बिलीव है, ये करने का हमारे पास ग्राउंड है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, हमने 120 में कॉन्स्पिरेसी में पढ़ाई है, 2 से ज्यादा लोग चाहिए ही। तो 2 और मोर क्या कर रहे हैं, ये हो के इन लोगों ने ऑफेंस करने के लिए, या तो ऑफेंस करने के लिए या एक्शनेबल रॉन्ग, एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की है। ठीक है, यहां पर ये बिलीव करने का ग्राउंड है हमारे पास। अब ये कह रहा है, जो इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर ऐसे हम पे ग्राउंड और वहां पर उसको एनीथिंग सेड, कुछ भी कहा गया, डन और रिटर्न, एनीथिंग सेड मतलब कहा गया, करा गया, या फिर लिखा गया। कहा गया, करा गया और या फिर लिखा गया by any one of such persons in reference to their common intention। मतलब कि कुछ भी सेक्शन 10 में कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी का कोई मान लीजिए है कि 2 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, और उसमें से किसी भी व्यक्ति ने कुछ कहा, कुछ करा, या फिर कुछ लिखा। ठीक है जी, इसमें से कुछ भी करा उन्होंने। ठीक है ना, किस रेफरेंस में, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस। हमने क्या किया, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में किसी ने भी, 2 या 2 से ज्यादा लोगों में से किसी ने भी कुछ कहा, कुछ करा या कुछ लिखा, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम। उस वक्त के बाद जब पहली बार, फर्स्ट एंटरटेन मतलब कह रहा है पहली बार जब उसने मतलब कि किसी को बताई। जैसे सपोज करो ए है, ए ने क्या करा, एक बी से कहा कि यार एक काम करते हैं हम लोग ना, एक्स नामक व्यक्ति को मार देते हैं। तो ए ने जैसे पहली बार ये बात उसको बताई बी को, जैसे पहली बार एंटरटेन की है ना, ये इसकी इंटेंशन है, is a relevant fact as against each of such person believing so conspired
as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party. कह रहा पहली बार आप ऐसे सपोज करो इसको कि मान लो ए ने आज 10 फेब है, 10 फेब को बी से कहा कि लेट्स मर्डर करते सी 10 फेब से। अब इसके बाद मान लीजिए कि इन्होंने बी ने फिर ये बात सी को बताई, सी ने डी को बताई, प्लानिंग पूरी प्लॉटिंग करी लोगों ने, हमारे 10 फेब हुआ, फिर बी ने सी को बताई तो ये 20 फेब आ गया, 20 फेब का ये 30 फेब आ गया, और फाइनली इन लोगों ने मतलब जो एग्जीक्यूशन किया होगा सपोज करो आप कि इन्होंने 15 मार्च को एग्जीक्यूट किया। तो 10 फरवरी से यहां से लेके यहां तक इनमें से किसी ने भी कुछ भी कहा, इनमें से किसी ने भी कुछ भी कहा, करा, लिखा, कुछ भी कहा, करा, लिखा अपने कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, है ना, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी कहा, करा, लिखा, इस पूरे पीरियड में किसी एक ने भी अगर कह दिया, कुछ कह दिया, तो ये माना जाएगा कि ये रेलिवेंट फैक्ट होगा कि ये ए बी सी डी, ये एक तो बात ये होगी कि लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, एक तो ये इसके लिए रेलिवेंट होगा, दूसरा कि ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के पार्टी थे, कह रहे ना, इज अ रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन, हर व्यक्ति के खिलाफ, प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ, बिलीव्ड टू सो कॉन्स्पायर्ड, ठीक है, एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो ये बताने के लिए कॉन्स्पिरेसी थी, इसकी एग्जिस्टेंस थी, और ये बताने के लिए एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी, और उसके ये लोग इसकी पार्टी थे, ठीक है ना। मान लो कि ए ने बी को बताई, चलो भाई उसको मारेंगे एक्स को, बी ने सी को बताई, और सी ने क्या करा, सपोज करो आपके सी ने अपने दोस्त को जिसका नाम पी था उसको बताया कि यार मैंने और ए बी ने ना प्लानिंग करी है कि हम लोग ना जाके एक्स को मारने वाले हैं, तो इसको जो तुमने कहा, इसने ये कहा में आ गया ना, सेड में आ गया, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा कि इस जब से ये एक बार स्टार्ट हुई कॉन्स्पिरेसी और जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए आ जाएगा कि ए बी सी इसकी पार्टी है, कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, इन चीजों को प्रूव करने के लिए ये फैक्ट जो है, जो इसने इससे कहा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। जब से शुरू हुई कॉन्स्पिरेसी जब तक खत्म नहीं हो जाती। जब कॉन्स्पिरेसी खत्म 2-3 तरीके से हो सकती है। एक तो पहला तरीका है कि कॉन्स्पिरेसी आपने करी है, ठीक है, और आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, सबसे जरूरी चीज आपने क्या किया, मारने में किसी को प्लानिंग करी थी और मार भी दिया, तो कॉन्स्पिरेसी आपकी खत्म। दूसरा होता है आपने अबेंडन कर दी, है ना, मतलब आपने कॉन्स्पिरेसी की और बाद में कह रहे नहीं यार इसे खत्म करो, ये कोई वो नहीं है ना। तीसरा क्या है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर ले, सपोज करो, है ना, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, कॉन्स्पिरेसी आपने की और पुलिस को पता लग गया, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो कॉन्स्पिरेसी आपकी खत्म हो जाएगी। इन तीनों चीजों के होने से, कॉन्स्पिरेसी खत्म होने से पहले और जब से शुरू हुई थी, जब से पहले किसी आदमी ने पहली बार अपने उस इंटेंशन को बताया था दूसरे को, पहली बार उसकी जिक्र जब चली थी कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, तो उससे लेके जब तक कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुआ थी तब तक के बीच में किसी भी व्यक्ति ने उस कॉन्स्पिरेसी से कुछ कहा दिया, कुछ कर दिया, कुछ लिख दिया, वो सब रेलिवेंट हो जाएंगे इस काम के लिए कि इससे ये साबित कर सकोगे आप कि ये कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी और ये लोग इसकी पार्टी थे। पहली चीज। नॉर्मली वैसे तो इसमें जो मतलब देखो दो चीजें, एक तो आपको कीवर्ड में क्या पढ़ के रखना है, एक तो करना है कि एग्जिस्टेंस पता लगती है इससे, एक तो एग्जिस्टेंस पता लगती है और इससे क्या पता लगता है आपको, एग्जिस्टेंस पता लगती है और आपको पता लगता है कौन कौन इसकी पार्टी था। जो सेक्शन 10 से क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है कि मतलब कि, और वो पकड़ लिया आपने, जैसे सेड है, डन है, कुछ भी आपने किया, लिख भी दिया, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, है ना। सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड प्रोविजन है, इसे आप याद रखिएगा। कभी कभी अगर आपसे पूछ दे
एक चीज जो बस मुझे लगता नहीं पूछेगा, और पूछ देता सपोज करो आप कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और एजेंसी मान लो आप, किस प्रोविजन में है, तो इसका भी आंसर आपका 10 होगा, है ना। क्यों? अब मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन और एजेंसी का क्या सीन है, वही तो है ना, कह तो कोई एक रहा है, इसी पे तो ये काम करता है ये पूरा सिद्धांत, कह एक रहा है और माना जा रहा है कि ये दूसरे को बाकी सब किसकी पार्टी थे। तो ये चीज इसमें पूरा डॉक्टर रिप्रेजेंटेशन भी इसमें आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है जी। एक सेकंड जरा मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ जी, तो एक तो चीज इसमें ये हो गई कि कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन कहां पर है, एक चीज आपकी आ गई कि डॉक्टर रिप्रेजेंटेशन एजेंसी कहां पर है। सेक्शन 10 में इससे बाहर से कुछ नहीं पूछता। इसके बाद आ जाओ आप सेक्शन 11, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में से एक क्वेश्चन बनने की यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत संभावना रहती है। ये से आप पहले तो आप समझ लो सेक्शन 11 जो है वो रेस्ट्रिक्टरी है, रेस्ट्रिक्टरी प्रोविजन है, मतलब कि जिसका कोई नहीं है उसका सेक्शन 11 है। जैसे हम 511 पढ़ रहे थे ना एपीसी में कि सबकी अटेम्प्ट कहाँ जाएगा, 511 में जाएगा, ऐसे हिसाब समझ लो कि जो कहीं रेलिवेंट नहीं होता वो भी जाके सेक्शन 11 में रेलिवेंट हो जाता है ना। 5 से लेकर 55 तक हमारे जो 6 से 55 तक वो है कि यहाँ पर रेलिवेंट क्या क्या होगा वो बताया है एविडेंस में। तो ऐसा मान के चलो जो कहीं रेलिवेंट नहीं होता वो भी सेक्शन 11 में आ जाता है। एक बार सेक्शन पढ़ते तो आपको समझ में आएगा। तो एक तो ये समझ लो आप कहीं आपसे पूछ रहे कभी कि रेस्टिट्यूटरी प्रोविजन कौन सा है, तो एक तो सेक्शन 11 याद रखना। दूसरी चीज इसमें एक चीज याद, अब इसे पढ़ते तो आप देखो क्या ये कह रहा, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। जो फैक्ट कोई ऐसे फैक्ट हैं जो कहीं रेलिवेंट नहीं है, कहीं का मतलब 6 से 55 तक, वो सेक्शन 11 में रेलिवेंट होंगे, ये कह रहा है ना। मगर कब होंगे, इसमें दो कंडीशन दे दी इसने, 1 और 2, दो कंडीशन दे दी। पहला कह रहा है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट। तो पहला कह रहा है कि अगर कोई फैक्ट जो है जो कहीं रेलिवेंट नहीं हो, यहां रेलिवेंट हो जाए, अगर वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो। बिल्कुल इनकंसिस्टेंट का मतलब आप एक तरीके समझो कि बिल्कुल उल्टा, कि अगर मतलब कि धूप है तो छांव हो गई, दिन है तो रात हो गया, है ना, अंधेरा उजाला, इनकंसिस्टेंट अगर वो है फैक्ट उसके, तो रेलिवेंट हो जाएगा। इसका मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल ही बताऊंगा। दूसरा कह रहा है कि इफ बाय देमसेल्फ और इफ बाय देमसेल्फ or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue relevant highly probable or improbable। दूसरा बात कह रहा है कि जो फैक्ट जो कि कहीं रेलिवेंट नहीं था वह खुद या मान लीजिए किसी और फैक्ट के साथ जुड़कर, खुद भी या किसी और के साथ जुड़कर ऐसा करे कि फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस, उसके होने या नॉन एग्जिस्टेंस ना होने को
हाईली प्रोबेबल बनाता है, हाईली, एचपी लिख दो, हाईली प्रोबेबल या फिर हाईली नॉन प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल मतलब कि मैं अब हिंदी वाले से देखोगे आप तो कोई भी एक तथ्य है और वो तथ्य खुद या फिर किसी और तथ्य के साथ जुड़कर फैक्ट इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट के होने को या ना होने को हाईली प्रोबेबल बनाता, मतलब कि बहुत संभावना क्रिएट कर देता है, बहुत ज्यादा। हाईली वर्ड यहां पर जो लिखा हुआ है, या हाईली क्या है, इसको प्रोबेबिलिटी को क्वालिफाइड कर रहा है, सिर्फ उसे प्रोबेबल नहीं बना रहा, हाईली प्रोबेबल बना रहा है। ऐसे ही हाईली नॉन प्रोबेबल बना रहा है, सिर्फ नॉन प्रोबेबल नहीं है, मतलब कि 100 में से 99% ऐसा लगता है कि यही होगा, ऐसे समझो आप। हाईली के मतलब कि जो होने की जो प्रोबेबिलिटी की डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी की जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो वो फैक्ट, दो कंडीशन हो गई ना, एक तो कि वो फैक्ट इनिशियल एलिमेंट फैक्ट के बिल्कुल ही उल्टा हो, इनकंसिस्टेंट हो, या फिर वो उसके फैक्ट इनिशियल एलिमेंट फैक्ट के होने ना होने को बहुत ज्यादा प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल बना रहा है। अब इसका एग्जाम्पल इसमें एक और मैं बताया था आपको, एक यहां पर आता है, एक होता है एलिबाई। एलिबाई का एक प्रिंसिपल होता है, एलिबाई का मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पे अगर किसी और जगह अगर आप प्रेजेंट हो, ये एलिबाई का मतलब होता है। अब मान लो सपोज करो कि ए के ऊपर चार्ज ये है कि इसने बी का मर्डर किया है, ठीक है ना, ए के ऊपर ये मुकदमा है, ये एक्यूज है कि इसने बी का मर्डर किया है दिल्ली, और आज कितनी है 10/2/22 को ये मुकदमा है, इस पे एफआईआर में दर्ज है कि ए ने 10 फरवरी 2022 को बी के सीपी में कनॉट प्लेस में, सपोज करो आप, कि एक बी को चाकू मार के जान से मार दिया, ठीक है। अब ए ने अपने होटल की बुकिंग या उसके फोटोग्राफ्स या कुछ भी ऐसा प्रूफ कर दिया कि भाई 10 फरवरी से लेके 9 फरवरी से लेके और 12 फरवरी तक तो मैं हरिद्वार में था, है ना, ये प्रूव कर दिया। और मान लो कि एक और बात देख लो कि यह बता रहा है कि ये मर्डर करीब हुआ है रात के 9 बजे, और ये बता रहा है कि रात के 9 बजे तो मैं उस होटल में बैठ के खाना खा रहा था, 9 बजे उस मूवी हॉल में पिक्चर देख रहा था, और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है कि इन्होंने टिकट देके एंट्री करी है रात को, फिर 9 से 12 में शो देख के वहां निकले। अब इनका वहां होना ये एक फैक्ट है कि भाई साहब वहां थे, मान लो ये एक फैक्ट हो गया, एलिबाई का फैक्ट हो गया कि ये भाई साहब 9 तारीख को, सॉरी 10 तारीख को रात के 9 से 12 तक एक तो मूवी देख रहे थे, ये एक फैक्ट है। और आपका फैक्ट इशू क्या है, फैक्ट इशू ये कहता है कि क्या वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी को मारा है, ये फैक्ट इशू है। अब ये तथ्य कि ए ने यहां पर उसे 9 बजे मारा, और ये तथ्य कि ए हरिद्वार में था 9 बजे उस दिन, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है ना। इनकंसिस्टेंट है, ये बिल्कुल क्या है 10 ना, बिल्कुल क्या है, इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, उल्टे है। तो फिर ये फैक्ट, वैसे तो इस फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है कि वो आदमी 10 तारीख को कहां था, मगर वो फैक्ट इशू को बिल्कुल विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्ट रेलिवेंट। ये तो पहले वाले की हो गई कि बिल्कुल अगर कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट है। दूसरा हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल को अगर देखा है तो ऐसे मानो सपोज करो कि वही है, ए ने बी का मर्डर किया, कहां किया था जी, सीपी में कनॉट प्लेस में किया था, कब किया था 9 PM को किया, ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, ये इसका एक्यूजेशन है। अब ये कह रहा है कि मैं उसी रात 8:30 बजे मैं मान लो वहां से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर
दूर एक टोल पे मैंने पर्ची कटाई है 8:30 बजे, तो इस पे फैक्ट है, इसने पर्ची जो कटाई है उसके सीसीटीवी में आ रहा है 8:30 बजे भाई साहब सीपी से 30 किलोमीटर दूर के टोल पे पर्ची कटा है। उसके बाद से इसका कोई नहीं कि 8:30 बजे से फिर 9 बजे कहाँ था नहीं पता, 10 बजे कहाँ था नहीं पता, इसमें 8:30 बजे की एक फैक्ट है। अब ये एक जो फैक्ट है ये इस बात को कि ये 9 बजे यहां पर इसने इसका मर्डर किया, इस फैक्ट को हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है इसके होने का। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आधे घंटे में ये आदमी 30 किलोमीटर जाके वहां इसने उसका मर्डर कर दिया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हाईवे हो, है ना, बहुत ज्यादा खुला रोड है, आदमी 100, 125, 150 की स्पीड पर कार लेके गया, हो सकता है आधे घंटे में पहुंच जाए, 30 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं। मगर दिल्ली जैसी सिटी में जहां पर रात को बहुत जाम वगैरह रहता है, उस सिटी में ये बिल्कुल हाईली इम्प्रोबेबल है कि ये आदमी वहां पर आधे घंटे में पहुंच के इसने मर्डर। तो मतलब 1% तो कहीं पॉसिबिलिटी है, मगर ये हाईली इम्प्रोबेबल कर रहा है इस चीज को, तो फिर ये फैक्ट भी क्या होगा, रेलिवेंट। समझ रहे हो? और यही जो ये एक आदमी दूसरी जगह का जब सबूत दे रहा है कि मैं तो जी यहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, मैं तो दूसरी जगह सम अदर प्लेस पर प्रेजेंट था, इसी को बोलते हैं एलिबाई। एलिबाई मीन्स कंप्लीट, आपको वो हो गया कि मैं तो जी इस टाइम पे था ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह प्रेजेंट था, ये एलिबाई। और एलिबाई अगर आपने ढंग से प्रूव कर दी तो आपको कंप्लीट डिफेंस मिलता है, कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है। मतलब कि अगर सपोज करो कि आपने एलिबाई प्रूव कर दी तो फिर आपको और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एलिबाई के एक फैक्ट पे ही एक्विटल मिल जाएगा। तो एक तो देखो सेक्शन 11 से क्वेश्चन ये पूछता है कि प्ली ऑफ एलिबाई जो है कहां है ना, एक तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लो कि कभी यही पूछ दे कि जो फैक्ट खुद रेलिवेंट नहीं होते वो रेलिवेंट होते हैं, कहां दिया है सेक्शन 11 में। दो कंडीशन क्या गया था, वो तो इनकंसिस्टेंट ऑफ फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट से, या फिर वो हाईली प्रोबेबल हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या करता है कि इसके जो एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल पूछता है। इसके 2 एग्जाम्पल इन्होंने दिए और ये एग्जाम्पल भी पूछता है, अच्छे एग्जाम्पल है, आप देख लो, यू के यू उठा के पूछता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने कलकत्ता में एक निश्चित दिन पर क्राइम किया था कि नहीं किया था। एक फैक्ट ये है, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट। तो फैक्ट ये है कि उस दिन वो आदमी लाहौर में था, ऑब्वियसली बात है भाई, लाहौर में था तो इनकंसिस्टेंट हो गया ना, तो क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा। The fact that एक और फैक्ट है कि near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed। जो मैं आपको एग्जांपल देता था नीचे ये वाला सीपी वाला 30 किलोमीटर वाला, हाईली इम्प्रोबेबल तो है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। मगर ये हाईली इम्प्रोबेबल करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि चलो भाई यहाँ से 30 किलोमीटर इतने जान में गया होगा, जाकर 9 बजे मार दिया होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, मगर हाईली इम्प्रोबेबल, तो वो भी रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका बी, देखो इसका एग्जांपल ए तो बहुत सिंपल था, तो आप अगर देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका एग्जांपल देखो आप बी, ये पूछता कई बार, कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने क्राइम किया है। अब देखो आप, द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी हैं दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय ईदर बाय ए बी सी डी। परिस्थिति ये कहती है कि जो क्राइम किया वो ए बी सी और डी, इन 4 में से ही किसी ने किया, यही परिस्थितियां कह रही है, ठीक है। और जो भी आगे कह रहा है कि एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय बी सी और डी। यानी परिस्थितियां ये कह रही है कि इन 4 के अलावा किसी को नहीं सकता, और फैक्ट ये कह रहा है कि बी ने, सी ने और डी ने ये किया ही नहीं, किया नहीं है। ये फैक्ट कह रहे हैं। परिस्थितियां ये कह रही है कि ए बी सी डी के अलावा कर नहीं सकता, फैक्ट कह रहे हैं बी सी डी ने तो किया ही नहीं है, तो बचा कौन, ए। तो ये इसको क्या कर रहा है कि इसने मारा है, ये हाईली प्रोबेबल कर रहा है ना।
कि जब इन चारों में से किसी ने मारा, इन तीनों ने मारा ही नहीं है, तो ये फैक्ट खुद में ये हाईली प्रोबेबल कर रहा है कि ए ने मारा होगा। ये एग्जांपल यू के यू पूछ देता है। इसलिए दोनों एग्जांपल आपने देख लिया, प्रोविजन देख लिया, प्ली ऑफ एलिबाई देख ली कहां पर है। एक चीज और यहाँ से सेक्शन है, वो सॉरी केस लॉ है, एक केस इसका लैंडमार्क केस है और वो भी कभी कभी पूछ देता है। केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, दूध नाथ पांडे, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 सुप्रीम कोर्ट। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी प्ली ऑफ एलिबाई पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये एलिबाई पर है, तो ये केस में यू के यू पूछ देता है। ये बहुत माइन्यूट चीज है। आपने कभी दूधनाथ पांडे का अगर पूरा अगर पढ़ा हो केस लॉ तो आपको उसके फैक्ट भी बताऊंगा। उस फैक्ट में एक मैं नॉलेज में डाल दे रहा हूं कि जो इस दूधनाथ पांडे ने जो मर्डर किया था वो किया था हाथी घाट। हाथी घाट एक जगह है, एक पार्क है यूपी में, इलाहाबाद में। वहां पर तो एक बार ये क्वेश्चन भी कहीं मुझे अगर शायद अगर मुझे ठीक से याद है कहीं एक जगह पूछ लिया था कि दूधनाथ पांडे में जो उसने मर्डर किया था क्राइम सीन में, वो किस फेमस जगह के सामने किया था। तो हाथी घाट एक बहुत, हाथी घाट नहीं था तो हाथी पार्क है, नहीं हाथी घाट नहीं है, शायद हाथी पार्क है। हाथी पार्क के गेट के सामने किया था, बहुत फेमस पार्क है वहां का। तो मैं पूछ लिया था कि किस फेमस जगह के सामने दूधनाथ पांडे वाली घटना हुई, तो हाथी पार्क के सामने हुई थी। पूछेगा नहीं वो, फिर भी एक बार दिमाग में रखने में जा क्या रहा है। इसका देखते हैं इसका सेक्शन 12। सेक्शन 11 में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे। सेक्शन 12 देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि एक चीज समझ लो कि सेक्शन 12 जो है वो सिविल सूट के लिए है, बस क्रिमिनल के नहीं है। पहली बात तो ये चीज बहुत ध्यान से आता है। जैसे हम मान लो 6 पढ़ रहे थे तो 6 में क्या था, सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों थे ना, दोनों पे अप्लाई हो रहा था वो, है ना, जस्ट दोनों तरह की प्रोसीडिंग पे लग रहा था। तो ऐसे जो सेक्शन 12 में सिर्फ सिविल पे लगता है, पूछता तो नहीं है, बाई चांस पूछ ले तो। अब देखो क्या कह रहा है, क्राइम सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड। कह रहा है इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, ऐसे सूट कोई सिविल मुकदमा आपने किया है जिसमें कि आपने डैमेज क्लेम किया, ठीक है। एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट जो हो, कह रहा है एनी फैक्ट which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। तो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आपने सूट फाइल किया है डैमेजेस के लिए, तो कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को क्या बोलते हैं, डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, जो अमाउंट को डिटरमाइन करने में कि कितना डैमेज देना चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी देना चाहिए, इसको डिटरमाइन में निर्धारित करने में अगर कोर्ट को कोई फैक्ट हेल्प करेगा तो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। बहुत सिंपल से बहुत जनरल बात कह रहा है कि अगर आपने कोई सूट पैसे के लिए किया है, नुकसानी के लिए किया है, तो उस नुकसानी के लिए कितने रुपए होने चाहिए, उसे निर्धारित करने के लिए जो भी फैक्ट कोर्ट की हेल्प कर सकता है वो सब क्या होंगे, ठीक है। अब देखो जब कहोगे यहाँ पे सिविल सूट और इससे रिलेटेड है, तो इसी से सेक्शन 12 से रिलेटेड सेक्शन है आपके सिविल के 52 एंड 55। एक काम करते हैं, इनको इसी के साथ खत्म कर लेते हैं, क्योंकि साथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना फिर वहां पे जाओगे तो कहोगे वो 12 याद नहीं आ रहा, है ना। तो एक बार आप ना डायरेक्ट पलट के 52 पर आ जाओ। इसको याद रखना, 12 में तो कुछ नहीं कह रहा, 12 में तो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर डैमेजेस को क्लेम आपने किया है सूट में, तो उसको निर्धारण के लिए जो भी फैक्ट कोर्ट की हेल्प कर सकते हैं वो सब क्या होंगे, रेलिवेंट।
अब देखते हैं 52 क्या कह रहा है ना। 52 एक बार खोल लो आप। कह रहा है कि इन सिविल केसेस, तो ये भी वही बात आ गई, ये भी वही हो गई, सूट और सिविल केसेस है ना, सिविल की बात कर रहा है। द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन, द फैक्ट दैट in civil cases the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from fact otherwise relevant. एक सेकंड जरा, एक सेकंड। तो 52 क्या कह रहा है? 52 पहली बात तो हमने क्लियर कर लिया, जैसे 12 सिविल से रिलेटेड था, ये भी सिविल से रिलेटेड है। कह रहा था फैक्ट दैट, कोई अगर कोई फैक्ट है, सपोज करो फैक्ट है कोई, एक फैक्ट है कोई भी, दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररेलेवेंट। तो सिविल केस में सिंपल सी बात कह रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है इररेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा। आपका कैरेक्टर क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। आप 52 से भी ये पकड़ के चलना कि ये कह रहा है आपका कैरेक्टर इररेलेवेंट। अगर कोई पूछ ले आपसे कि सिविल केसेस में क्या कैरेक्टर रेलिवेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू 52 ये कहता है कि कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है सिविल केसेस। ये पकड़ लिया आपने। फिर एक नीचे एक लाइन कह रहा है, उसे भी देख लो। कह रहा है एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। तो ये कह रहा है कि अगर कहीं और रेलिवेंट हो वो कैरेक्टर का अलग बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सिविल केस में 52 में तो कैरेक्टर रेलिवेंट हो। अब मान लो उसका कैरेक्टर जो है वो सेक्शन 8 में आ जाए, एक सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 14 में आ जाए, ऐसे सेक्शन में आता किसी और सेक्शन में आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हो सकता है वहां पर हो, तो आप उस सेक्शन में आप उसे प्रूव कर लेना। मगर 52 ये कहता है कि नॉर्मली सिविल केसेस में जो कैरेक्टर होता है वो इररेलेवेंट होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम अगर पढ़े 55, 52 में कह दिया कैरेक्टर इररेलेवेंट है, 55 कह रहा है इन सिविल केसेस, तो ये भी वही सिविल की बात कर रहा है। द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू फैक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेज विच ही ऑट टू रिसीव इज रेलिवेंट। अब ये क्या कह रहा है, देखो एक बार अच्छे से पढ़ो। द फैक्ट दैट, फैक्ट ये कि उसका जो कैरेक्टर है वो डैमेजेस के अमाउंट को, डैमेजेस के अमाउंट को अगर अफेक्ट कर रहा है, विच ही और टू रिसीव, विच ही वर्ड को अगर आप पकड़ोगे तो ही का मतलब है कि जो अमाउंट रिसीव कर रहा है ना, और अमाउंट डैमेजेस कौन लेगा? भाई जो केस करेगा, मतलब प्लेंटिफ। भाई प्लेंटिफ ही तो केस करेगा कि भाई मेरे को डैमेजेस चाहिए, और उसका कैरेक्टर अगर ऐसा है कि डैमेजेस का अमाउंट का निर्धारण करने में, डिटर्मिनेशन करने में इफेक्ट कर रहा है, तो फिर वो प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट। अब हमें 3 चीज मिल गई। देखो अगर आप इसे 3 चीज पढ़ो तो 12 कहता है कि ऑल फैक्ट जो भी डैमेजेस का निर्धारण करने में जरूरी हो,
रेलिवेंट होंगे और ऑल फैक्ट में ऑब्वियसली बात है कैरेक्टर इंक्लूड होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है कि जो भी डैमेज का निर्धारण करने में जरूरी है तो इसमें तो सारे फैक्ट इंक्लूड हो गए। इसमें तो प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का, सबका आएगा। इसमें तो प्लेंटिफ भी आ जाएगा, डिफेंडेंट भी आ जाएगा, है ना। मगर 12 जनरल प्रोविजन है, 52 इसके मामले में 52 जो है वो स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन क्या कह रहा है कि कैरेक्टर सिविल केसेस में इररेलीवेंट होगा, इररेलीवेंट होगा कैरेक्टर। तो 12 के ऊपर सुपरसीड कर जाएगा 52 उसको ओवरराइड कर देगा। 52 के अकॉर्डिंग बात आ जाएगी, देखो बाकी तो सारे फैक्ट 12 में जो रेलिवेंट है, मगर कैरेक्टर की बात होगी तो कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर 12 और 52 हमने एक साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 12 और 52 अगर एक साथ पढ़ते हैं तो फिर ये होगा कि ये 52 में क्या होगा, इररेलीवेंट हो जाएगा। तीसरी चीज एक और देखो, अब इसके बाद 55 उसमें कह रहा है कि प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट होगा, प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। तो ओवरऑल बात ये आ गई। अब इसमें से क्रक्स हमने क्या निकाल लिया, क्रक्स हमने निकाला कि देखो 12 में सारे फैक्ट जो डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करें वो रेलिवेंट होते हैं, तो उसमें कैरेक्टर भी आता है। मगर उसका अगर हम स्पेशल प्रोविजन कैरेक्टर का ही पढ़े, सिर्फ एक फैक्ट का, तो 52 कहता है कि कैरेक्टर नॉर्मली सिविल केसेस में इररेलीवेंट। तो कभी अगर आपसे नॉर्मली ये पूछ ले ना, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ ले कि वेदर कैरेक्टर इज रेलिवेंट और इररेलीवेंट इन सिविल केसेस, तो आप वहां पर लिखना कि इररेलीवेंट, ठीक है। मगर अगर ये पूछ ले कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर अमाउंट के डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने में रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा, तो फिर 52 पे भी ओवरराइड कर रहा है और 55 बता रहा है कि प्लेंटिफ का रेलिवेंट होगा, और उस दशा में होगा जबकि उसके डैमेजेस को, अमाउंट ऑफ डैमेजेस को इफेक्ट करता है। 55 से वैसे नॉर्मली ये तो नहीं पूछता, 55 से जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछता है, ये 55 से जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछता है वो इसकी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट है बस। 55 में एक्चुअल इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है आपका, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं, एक बार ये पढ़ लो। कह रहा है इन सेक्शन 52, 53, 54, 55 द वर्ड कैरेक्टर जो है, तो ये बता रहा है कैरेक्टर में क्या क्या आता है, कैरेक्टर की डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि उसमें बोथ, देखो कह रहा है बोथ, कैरेक्टर में क्या आएगा, बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन आती है ना। तो एक तो पहले पकड़ लो, यही क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टर में क्या क्या आता है। पहले तो आपको ये बताना है कि भैया कैरेक्टर में बोथ रेपुटेशन आती है और डिस्पोजिशन आती है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। और मगर कह रहा है इसमें इसी का एक एक्सेप्शन दे रहा है, बट आगे इसने एक्सेप्शन भी दे दिया, और ये एक्सेप्शन पूछता है, बट कह रहा है एज प्रोवाइडेड 54 को छोड़ दिए, एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेपुटेशन डिस्पोजिशन वर सोन। तो कह रहा है जो आप एविडेंस दोगे ना किसी कैरेक्टर को लेके, तो पहले तो बता दे कैरेक्टर में है क्या, भाई रेपुटेशन है, उसकी जो रेपुटेशन हो क्या होगा, ख्याति है ना, और डिस्पोजिशन है, दो चीज है कि उसका व्यवहार है, ख्याति और व्यवहार है। मगर ये कह रहा है कि इसमें इसका आप जब एविडेंस दोगे तो इसका जनरल रेपुटेशन का दोगे, जनरल रेपुटेशन, जनरल डिस्पोजिशन, है ना। आप पर्टिकुलर वो इंसिडेंट नहीं बताओगे, वो एक्ट नहीं बताओगे, भाई इस वजह से मुझे लगता है कि ये आदमी ऐसा है ना। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते आपको समझ आएगा जनरल रेपुटेशन क्या होती है, जनरल डिस्पोजिशन क्या होती है। सपोज करो कि एक आदमी की रेपुटेशन है समाज में कि ये आदमी बहुत अच्छा व्यक्ति है, गरीबों की हेल्प करता है ना, और सबसे प्यार से बात करता है, एक जनरल उसके इलाके में जहां वो रहता है आसपास में उसका ये रेपुटेशन है। मगर एक व्यक्ति एक बार ए उसके पास गया था हेल्प मांगने, और उस दिन उस पर तो पैसे नहीं थे, जो भी था वोटेवर, उसे बोला नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब ए गया वहां पर कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने उसके कैरेक्टर को लेके,
उसने बोला कि सर उसकी तो एक बार मैं उसके पास पैसे लेने गया था, उसने मुझे मना कर दिया, बड़ा परेशान था, वो आधी बढ़िया नहीं। तो ये क्या हो गया, ये आप पर्टिकुलर एक्ट बता रहे हो जिससे उसकी रेपुटेशन बता रहे हो, तो ये कह रहे हो ये एविडेंस आप दे ही नहीं सकते। आप जो दोगे वो जनरल रेपुटेशन में दोगे, जनरली उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, जनरली मार्केट में उसके बारे में क्या बात होती है। एक जने के साथ किसी का व्यवहार खराब हो सकता है, सबको तो कोई खुश रख भी नहीं सकता। तो कोर्ट इस बात को इसलिए इसने यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना दिया कि देखो जी रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों आते हैं कैरेक्टर में, पर आप जो एविडेंस दोगे ना वो जनरल रेपुटेशन का दोगे, ना कि स्पेसिफिक का दोगे। और क्वेश्चन जो पीटीएफ पूछता है बिल्कुल ऐसे ही पूछता है, डिक्टो ऐसे कि आप जब एविडेंस दोगे तो क्या जनरल रेपुटेशन का दोगे, जनरल रेपुटेशन का दोगे या पर्टिकुलर का दोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 55 की एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि भैया जब भी देना है कैरेक्टर के उसके बारे में जनरल का देना, कभी भी स्पेसिफिक का नहीं देना, पर्टिकुलर का नहीं। ये हो गया 55। ये क्वेश्चन यहां से बनाता है कैरेक्टर को लेके, वैसे इररेलेवेंट का पूछ लो 52 से बनाता है, ठीक है। 12 से क्वेश्चन बनाता भी नहीं है वैसे जनरली, जो बनाता है वो यहां से बनाता है। अब क्योंकि हम कैरेक्टर के बारे में इतना पढ़ ही रहे हैं तो एक बार 53 पढ़ लेते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा, कैरेक्टर का काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि कैरेक्टर की रेलिवेंसी सिविल में कितनी थी, तो हमने पढ़ लिया था कि 12 कहता है कि भैया कोई भी फैक्ट उसमें कैरेक्टर ऑब्वियस बात है इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया। मगर हम 52 में है तो वहां स्पेसिफिक हो गया, कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट है सिविल में। 55 हमने पढ़ा तो प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलिवेंट है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डैमेज, ठीक है। और कैरेक्टर का मतलब होता है बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, और आप जनरल का देना, आप पर्टिकुलर का मत देना, ठीक है। 53 कहता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो क्रिमिनल में कैसा होगा, क्रिमिनल में उसकी क्या मतलब रेलिवेंसी होगी या नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं। 53 कह रहा है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। यही यू क्वेश्चन पूछता है 53 का कि गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है क्रिमिनल, ये 53 आपको बता रहा है। सिविल में तो देखो नहीं था कैरेक्टर, न गुड था ना बैड था, तो वहां तो सिर्फ कैरेक्टर था। पर आपका अच्छा कैरेक्टर है तो आप मान लो किसी के ऊपर इल्जाम लगा हुआ कि भाई साहब ने चोरी करी और आप बोले कि नहीं भाई साहब 50 लोगों से पूछ लो, ये तो बहुत कैरेक्टर के बढ़िया आदमी है तो चोरी कर ही नहीं सकते, तो वो आप उसका एक रेलिवेंट फैक्ट वो है रेलिवेंट फैक्टर, तो आप वहां जाके गवाही दे सकते, ठीक है। अब देखो 54 क्या कह रहा है, अब 54 क्या कह रहा है देखो, फिफ्टी फोर कह रहा है कि इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, इज इररेलिवेंट। मतलब कि 53 में बता दिया कि गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, 54 में बता दिया भैया कि बैड कैरेक्टर इररेलिवेंट है। सुसंगत असंगत, असंगत बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये असंगत है, ठीक है। क्या है, इररेलिवेंट। 53 में बता दिया गुड कंडक्ट कैरेक्टर रेलिवेंट है, 54 में बता दिया बैड कैरेक्टर इररेलिवेंट है, पर इसमें एक लाइन जोड़ दी उन्होंने, अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर इन विच केस इट बिकम रेलिवेंट। देखो अब ये क्या रहा है कि जब तक कि गुड कैरेक्टर का एविडेंस न दे दिया जाए, अगर आपने 53 के तहत सपोज करो कि ए के ऊपर इस पे है 379 लगी चोरी का आइटम, अब प्रोसिक्यूशन एक गवाही के लिए एक को बुलाता है विटनेस को, और वो ये कहना चाहता है कि ये आदमी चोर प्रवृत्ति का आदमी है, समाज में 10 लोग ऐसा मानते हैं, तो जनरल रेपुटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मगर अकॉर्डिंग टू 54 बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट, तो प्रोसिक्यूशन जैसे ये एविडेंस को मूव करेगा कोर्ट उसे रोक देगी कि सर बैड कैरेक्टर तो 54 में इररेलेवेंट है, तो आप कैसे इसका भाई
एविडेंस दे सकते हो, सॉरी एविडेंस इज नॉट, ठीक है जी, नहीं है। मगर सपोज करो कि जैसे मान लो ए के ऊपर ही 379 का मुकदमा है, तो ए ने अपने डिफेंस में, ए के एडवोकेट ने दो लोगों को बुला के गवाही करवा दी, भाई साहब बहुत अच्छे कैरेक्टर के आदमी है, ये तो धर्मात्मा आदमी है, दान करना ही इनकी प्रवृत्ति है, चोरी तो कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। ये 379 में डिफेंस ने अपना एविडेंस कराया। अब क्योंकि 54 ये कहता है, देखिए कि अगर एक बार आपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया तो फिर बैड कैरेक्टर 54 का जो है वो रेलिवेंट हो जाता है। तो आपने जैसे देखो, ये तो रेलिवेंट था 53 में गुड कैरेक्टर, तो ये तो दे सकता था सीधे सीधे। जैसे इसने दो लोगों को बुला के कहलवाया कि बढ़िया भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, तब प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अब अपने बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए जिसे बुलाना चाहता है उसे बुला सकता है। तो फिर 54 उसको ये पावर दे रहा है। 54 कह रहा है कि अगर आपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया तो फिर शुरुआत आप नहीं कर सकते बैड कैरेक्टर की एविडेंस देने के लिए, पहले गुड कैरेक्टर होना चाहिए। गुड कैरेक्टर का एविडेंस अगर आ गया तो आप बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हो। और सपोज करो उसने गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया तो आप क्रिमिनल में बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन ये एक तो यही पूछता जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज या तो सीधे पूछ लेगा कि भाई गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है क्रिमिनल में, बिल्कुल है जी। बैड कैरेक्टर रेलिवेंट है क्रिमिनल में, बिल्कुल है जी। एक इसकी एक्सप्लेनेशन से भी पूछ लेता है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। अब सपोज करो ये कह रहा है कि अगर खुद बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू हो तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। मान लो कि किसी ने किसी को डिफेम कर दिया, कुछ कह के बोल दिया अरे ये तो व्यक्ति जो है बहुत ही गिरे हुए मुराल का आदमी है, बहुत मतलब इसकी कोई साख नहीं है और ये बड़ा ही वैसा आदमी है। उसे कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए कुछ बोल दिया, उसने उस पर डेफेमेशन का केस कर दिया। मैं तो बड़ा बढ़िया आदमी हूँ, आपने मेरा उन्हें झूठ बोला, 499 500 चले गए वो आईपीसी। अब क्या हुआ कि खुद फैक्ट इन इशू जो क्रिएट हो रहा है इसमें वो ये हो रहा है कि वेदर ए इज अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, है कि नहीं। यही तो फैक्ट इन इशू बनेगा। जब यही उसका कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में आ गया, उसका कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में आ गया तो क्या होगा, तो फिर इस पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो फिर वही आप चाहे पहले बैड कैरेक्टर का दो चाहे बाद में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए। समझ गया। तो आप चाहे पहले उसका दो चाहे बाद में उसका दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया आपको 54 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कि अगर खुद में अगर बैड कैरेक्टर आपका सॉरी आपका वो क्या बोलते हैं बैड कैरेक्टर आपका वो है फैक्ट इन इशू है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर तो आप दे दो। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, देखो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अब प्रीवियस कन्वेक्शन, अगर आपका कोई प्रीवियस कन्विक्ट हुए हो, आप पहले भी किसी मुकदमे में सजा हुई है आपको, इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो ये और बता रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन ना एक एविडेंस माना जाएगा बैड कैरेक्टर के लिए। सपोज करो कि भाई साहब पे चोरी का मुकदमा है, ठीक है, और उनके गुड कैरेक्टर का सपोज करो कि दिया गया है एविडेंस। अब वो बैड कैरेक्टर वगैरह उन्होंने निकाल लिया चिट्ठा गया, तो 4 केस में भाई साहब पहले कन्विक्ट हो गए हैं। एक में 6 महीने की सजा हुई है, एक में 2 साल की हो चुकी है ना, एक में 3 साल की हो चुकी है। ये तो हिस्ट्री सीटर है फलाने स्टेट में। तो ये क्या हुआ, ये बैड कैरेक्टर में, ये वैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन जो बैड कैरेक्टर का एविडेंस होता है, इतना बता रहा है बस, और कुछ नहीं बता रहा। तो कभी कभी यही पूछ देता है कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो बैड कैरेक्टर का होता है, कहां पर दिया है। तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा एक्सप्रेशन 2 में दिया है। समझ रहे मेरी बात को, ये भी याद रखना पड़ेगा किस एक्सप्रेशन में क्या है। अब इसमें एक सेक्शन है 53A। ये सेक्शन एक तो यहां से बनता है कि ये 2013 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया।
तो एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि 53 एक केस उससे ऐड किया गया, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक और चीज जो बता रहा है, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, ये वाला बनाता है, देखो अगर आप देखोगे, पढ़ते हैं एक बार, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 और 354 वाले हो गए, और रेप के सारे सेक्शन ले लिए उन्होंने, है ना। और अटेम्प्ट टू कमिट, और इसका अटेम्प्ट भी अगर किया है, मान लो कि मतलब कि समझो ऐसे किसी लेडीज के अगेंस्ट में आपने कोई 354 वाले या 376 रेप वाले ऐसे कोई आपने या तो अटेम्प्ट किया है या ऐसा ऑफेंस किया है। तो जब आगे कह रहा है कि वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, अब क्वेश्चन अगर ये आया कि रेप में उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, अब कंसेंट का क्वेश्चन उठा, इशू ये है कि कंसेंट उसकी कैसी थी, अगर ये क्वेश्चन उठ गया, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent। तो ये क्या कह रहा है कि अगर उसकी कंसेंट क्वेश्चन में आ गई कि लड़की की कंसेंट थी कि नहीं थी, तो उसका क्या होगा, एक तो बात कह रहे हैं कि विक्टिम जो पीड़िता है उसका कैरेक्टर, एक तो उसका कैरेक्टर है ना, और दूसरा प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो रेलिवेंट नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। और किस बात के लिए नहीं होंगे, इस इश्यू पर कि उसकी कंसेंट थी कि नहीं थी, या फिर उसकी कंसेंट की क्वालिटी क्या थी, उसकी कंसेंट कैसी थी, कंसेंट थी भी कि नहीं थी, और थी तो किस तरीके की कंसेंट। इन चीजों में आप उसके दो चीजों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते, एक तो उसके कैरेक्टर को कर ही नहीं सकते, और दूसरा उसके पहले कोई अगर ऐसे कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस है आप उनको नहीं कर सकते। अब यही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अगर कंसेंट का इशू आता है रेप के उसमें, चाहे प्रॉब्लम बना दे चाहे डायरेक्टली लाइन पूछे आपसे कि अगर कंसेंट का इशू है, तो फिर आप उसमें उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को लेके या उसके कैरेक्टर को लेके क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा, इसमें देखो वर्ड जो यूज किया इसने किया है, शैल नॉट बी रेलिवेंट। और एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जहां पर भी शैल नॉट रेलिवेंट, जहां पर भी शैल वर्ड आता है तो शैल मीन्स मैंडेटरी, और मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से है। तो कोर्ट भी चाहे तो उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो वो कहते चलो कोई बात नहीं भाई साहब पूछ लो, पहले भी तो इनके कई सारे प्रेम संबंध थे, तो इसमें इनकी क्या बुराई है, अरे पहले रिलेशन थे तो आप ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते, इसके पहले के रिलेशन क्या रहे क्या नहीं रहे, ठीक है ना। ये तो 52, 53, 54, 55 हमने पढ़ लिया, इसमें कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी था रेड विद सेक्शन 12 हमने ये 5 सेक्शन खत्म कर लिए। यहां से जो क्वेश्चन पूछता हूं मैंने आपको यूं के यू बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन कभी बनाएगा नहीं। एक सेक्शन 13 है, देखो सेक्शन है 13। सेक्शन 13 क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा सेक्शन 13 का, पर एक बार आप पढ़ लो, इसमें बहुत सेक्शन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रीडिंग कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखना, बस इसमें और कुछ नहीं बनता है। कह रहा है कि वेयर द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। कह रहा है कि मान लीजिए अगर कस्टम और राइट, कस्टम और राइट से रिलेटेड कि ये थे कि नहीं थे, अगर ये क्वेश्चन कहीं उठता है तो फॉलोइंग फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, उसको ना बता रहे हैं कि कस्टम और राइट से रिलेटेड क्वेश्चन उठेगा कि ये थे कि नहीं थे, ये कस्टम एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या ये राइट एग्जिस्ट करता नहीं करता, तो ये फॉलोइंग फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। अब देखो कौन कौन से होंगे। ए, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, denied, or which was inconsistent with its existence। इसे सब कुछ ले लिया। देखो कह रहा है कि कोई ऐसी कोई ट्रांजेक्शन मिल जाए, है ना, जिसमें उस जो जिस राइट के कस्टम की हम बात कर रहे हैं केस में जिसका मामला है वो क्रिएट हुआ हो, क्रिएट मतलब कि क्रिएट आप जानते हो ना, क्रिएट हुआ हो, बनाओ, क्लेम किया हो किसी ने, उस पर क्लेम करा हो किसी ने, मॉडिफाई किया हो कि भाई ये राइट ऐसे नहीं ऐसे यूज कर लेना, रिकॉग्नाइज किया हो, मान लिया हो कि हमें तुम्हारा राइट है, कस्टम है,
असर्टेड का कहा गया हो, मना किया गया हो कि तुम्हारा राइट नहीं है, या बताया गया हो कि भाई मेरा राइट है, और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, या फिर बिल्कुल ही विपरीत हो, कोई ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मिल जाए तो वो रेलिवेंट है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई हमारा एक कुआ था, तो मान लीजिए कि कोई गांव के पुराने 90 साल के अंकल जी बताएं कि हाँ ऐसा बताया जाता था एक बार, ऐसे ऐसी बात थी, पंचायत में बात होती थी तो कहा गया था कि नहीं ये कुआ तो फलाने सिंह का है, प्रधान जी का है ना। तो वो वाली जो ट्रांजेक्शन ऐसे आपको मिल गई ना, उसको क्लेम किया है आपने, या किसी ने कहा है, या असर्ट हुआ है, डिनाइड हुआ है, क्रिएट हुआ है उसमें राइट, ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो क्या होगा, रेलिवेंट। बी कह रहा है उसी के बारे में कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट ऑफ कस्टम वाज क्लेम टू रिकॉग्नाइज एक्सरसाइज और इन विच इट एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड असर्टेड डिपार्टेड। अगर कोई पर्टिकुलर, अगर ऐसा कोई इंस्टेंस हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई, मतलब इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, कोई इंस्टेंस समझ जाओ ना, पर्टिकुलर कोई एक टाइम पर ऐसा कुछ हुआ हो खास कोई, जहां पर उस राइट और कस्टम को क्लेम करा हुआ, रिकॉग्नाइज किया हुआ, एक्सरसाइज किया हुआ, या फिर उसको उस पर डिस्प्यूट हो गया हो, कहा गया हो, है ना, मना किया गया हो, ऐसा कोई भी अगर पर्टिकुलर, अगर आपको इंस्टेंस बता सको, एक ऐसी कोई एक इंस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे पे तो डिग्लॉट का मेरा कह नहीं है, इंस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते होंगे, देख लेना आप जरा हिंदी में से क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई खास मौका, एक मौका समझ लो आप इंस्टेंस को, एक मौके पे ऐसा हुआ हो तो एक मौका बता दो आप बोला जिसमें उसे क्लेम किया गया राइट ऑफ कस्टम को, तो वो सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसके ना एक्चुअली मेन बॉडी से बनाएगा नहीं, बनाएगा आपके से एग्जांपल ये वाला जरूर पूछता है। एक तो ये भी पूछ सकते हैं, चलो राइट ऑफ कस्टम की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, सॉरी एग्जिस्टेंस का कहाँ पर प्रोविजन है, तो ये सेक्शन 13 है, ये तो क्लियर कर लिया आपने। और इसका एग्जाम्पल कहता है, क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी। क्वेश्चन ये है अब इसमें कि क्या ए को मछली पकड़ने का अधिकार है, ये क्वेश्चन। अ डीड conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instance in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor are relevant factor। दोनों बहुत सारी बातें इसमें डाल दी, एक एक बात करते हैं। पहले क्या कह रहा है, अ डीड कन्फरिंग द फिशरी और एज एंसेस्टर, तो कोई ऐसी अगर आप पे डीड लिया है, मान लीजिए ए कि भाई साहब देखो मेरे पे एक ऐसी डीड रखी है जिसमें ये राइट कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये राइट, या जिसका भी था ये, उसने राइट मेरे पापा को दिया था कि वो यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं, तो वो पकड़ सकते हैं, तो मैं उनका हेयर लीगल हेयर का भी राइट मेरे को मिल गया। ये ऐसी कोई, तो इसमें आ गया ना कि भाई क्रिएट हुआ है इसका राइट। यहाँ पर कह रहा है अ मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, या समझ लो कि फिशरी के राइट होगा, तो उसके पापा ने किसी के यहाँ बंधक बना के रखा हो, तो इससे क्या होगा, असर्शन हो जाएगा कि भाई मेरा था तो मैं दे रहा हूँ, रिकॉग्नाइज हो रहा है ना। अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, या फिर मान लो कि बाद में किसी और को दे दिया हो, ए के फादर को दिया गया हो, ए के फादर ने किसी को दिया हो, है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस हो जब उसके पापा ने वहां पे अपने फिशरी को, मछली पकड़ने के अधिकार को एक्सरसाइज किया हो, यूज किया हो, जाके पकड़ के लाए हो फिशरी वगैरह, और या फिर ए के नेबर ने कभी उसके पापा को या किसी को कभी रोका हो, भाई तुम नहीं मछली ऐसे पकड़ोगे, तो उनके बीच में कोई बात हुई, स्टॉप किया गया हो, ये सारे फैक्ट जो है ये इस बात के लिए रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे कि राइट और कस्टम एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, ठीक है। 13 इतना ही है। 13 में ये क्या पड़ता है, ये आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, फिशरी वाला ये यू के एग्जाम्पल लगता है ये वाला। अब चलते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनाता है, मेन बॉडी से भी बनाता है, और आपके एग्जाम्पल से भी बनाता है। एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, और एक बार आप देख लोगे तो एक दो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि इसमें है क्या। ये कह रहा है कि फैक्ट्स showing the existence of any state of mind
कह रहा कोई भी अगर फैक्ट है जो स्टेट ऑफ माइंड इसकी दिमाग की जो मतलब कि स्थिति है, कोई ऐसा फैक्ट है जो दिमाग की स्थिति को बताता है, वो रेलिवेंट होता है। अब दिमाग की स्थिति में इसने ना उनका नाम दे दिया है। जैसे दिमाग की स्थिति में इसने लिया इंटेंशन, एक दिमाग की स्थिति कैसी कि उसका आशय क्या है, दूसरा क्या है नॉलेज, उसकी जानकारी, नॉलेज ले ली इसने, तीसरा बोलता गुड फेथ, है ना, चौथा इसने क्या ले लिया नेग्लिजेंस, चौथा इसने क्या ले लिया नेग्लिजेंस, फिर क्या है रैशनेस, पांचवा क्या ले लिया इलविल, और क्या ले लिया गुडविल। इसने स्टेट ऑफ माइंड की कुछ स्थितियां ले ली है, माइंड की कुछ स्थितियां ले ली है, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल। ये जो आपने सात है पहले तो याद कर लेना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछता है सेक्शन 14 में ऐसे पूछता है इंटेंशन कहाँ दी है, इंटेंशन कहाँ रेलिवेंट होगी, तो याद रखना सेक्शन 14 में होगी। प्रिपरेशन कहाँ रेलिवेंट होती है, सेक्शन 8 में होती है। मोटिव कहाँ होता है, वहां होता है, मोटिव वहां हो रहा है, इंटेंशन यहाँ हो रही है, याद रखना। कभी कभी कंफ्यूजन आती है, सेक्शन 8 में भी तो कुछ ऐसे था, वहां पर क्या है मोटिव है, प्रिपरेशन है, और कॉज भी था, सॉरी कॉज नहीं था, वहां पर कंडक्ट था, सीपीएम है। सेक्शन 8 में क्या था, सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 8 में है सीपीएम, कंडक्ट, प्रिपरेशन, एम से मोटिव, सीपीएम सेक्शन 8 खत्म। ऐसे ही सेक्शन 14 में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है इंटेंशन पूछता है, इंटेंशन कहां दी सेक्शन 14 में दी है, ताकि ये भी बाकी भी देख लो, नॉलेज है, गुड फेथ है, इलविल, गुडविल, रैशनेस, नेग्लिजेंस, ये भी है। अब करेक्ट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। अब देखो एक चीज पकड़ना कि स्टेट ऑफ माइंड की भी जो बात हो रही है सबकी, ये पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए, है कि नहीं, ये भी कहते हैं ना टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब किसी खास आदमी की व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को गोली मार दूंगा, ऐसी क्या इंटेंशन रखना किसी को, वो नहीं, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में जो उसकी इंटेंशन, गुडविल, इलविल, रेशनेस, ये वो नेग्लिजेंस जो भी है वो सब रेलिवेंट होंगी। पहली चीज तो आपने पढ़ ली। दूसरा क्या कह रहा है, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, बॉडी की दशा, आपकी शारीरिक दशा, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो आपकी बॉडीली फीलिंग में, जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये बॉडीली फीलिंग है, आपको चक्कर आ रहे हैं, है ना, बहुत कमजोरी फील हो रही है, ये बॉडीली फीलिंग। और स्टेट ऑफ बॉडी मतलब मान लीजिए आपको पैरालाइज हो गया है, स्टेट ऑफ बॉडी है ना, आपकी पैरालाइज हो गई है बॉडी, बॉडी की दशा कैसी है, ये सब चीजें। तो कोई भी फैक्ट अगर इन सब की चीजों को दिखा पा रहा है ना, या आपकी इंटेंशन को बता पा रहा है, या आपकी गुडविल को बता पा रहा है, या आपकी इलविल को बता पा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो ये सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। ये तो सेक्शन 14 ये कह रहा है, तो यहाँ से तो इंटेंशन पकड़ लेना। अब कह रहा है कि व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और फीलिंग इज इशू और रेलिवेंट, तो वो तो बात सही है ना, जब स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी की बात जब इशू में आएगी या रेलिवेंट फैक्ट हो रहा है, तो ये सब फैक्ट भी रेलिवेंट, ये तो ठीक है, इससे तो कोई टेंशन नहीं। 14 में जो पूछेगा आपसे, वो पूछेगा एक तो इंटेंशन कहाँ दी हुई है, तो 14 में दी है, और अगर बाई चांस मान लो थोड़ा आगे बढ़ के स्टेट ऑफ बॉडी पूछ ले, बॉडी फीलिंग पूछ ले, तो वो 14 में दी है। एक्सप्लेनेशन 1 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी दोनों एक्सप्लेनेशन खैर इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हम अभी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे थे, आप समझ गए कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो इसके एक्सप्रेशन, अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, जो बार बार पहले भी लिखी थी 14 में, पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि भैया जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो नॉट जनरली, जनरल नहीं होना चाहिए,
वो जनरल नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। मतलब सपोज करो कि मान लीजिए मेरा किसी को मारने का मन कर रहा बी को, ठीक है, मेरी इंटेंशन है कि इसे मारूंगा, और एविडेंस देने की बात कर रहे हो तो कह रहा है तो बात कही है, तो एक दिन कह रहा था कि पूरी दुनिया को मार दूंगा, या मतलब मान लीजिए दिल्ली में इतने लोग रहते हैं मार दूंगा। अरे दिल्ली में इतने तो जनरल हो गए ना स्टेट ऑफ माइंड, ये नहीं। एक्सप्रेशन यही क्लियर कर रही है आपको कि इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन की होनी चाहिए, जिसके बारे में बात हो रही है कि बी को क्या इसने मारा, तो बी का मरना मैटर इन क्वेश्चन में, उसके खिलाफ इसकी पर्टिकुलर इंटेंशन क्या थी, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड क्या था। और यही एक्सप्लेनेशन कभी कभी यू का यूज होता है कि स्टेट ऑफ माइंड जनरल चाहिए पर्टिकुलर चाहिए, यही पूछेगा आपसे। तो आप याद रखना कि स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए, बहुत पर्टिकुलर होनी चाहिए। और हमने अगर आपको याद हो तो 55 में पढ़ा था कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर जनरल होना चाहिए, रेपुटेशन जनरल होनी चाहिए, डिस्पोजिशन जनरल होनी चाहिए, वहां पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए। और 14 क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड बहुत पर्टिकुलर होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 देख लो आप इसकी, ये तो याद कर लो, इसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है किस में दिया है एक्सप्लेनेशन, 14 ऐसे पूछता है कि 14 के एक्सप्लेनेशन 1 में दिया, सॉरी यहाँ 14 1 नहीं होना चाहिए, 14 एक्सप्लेनेशन 1 होना चाहिए। सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 1 में दिया है कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पर्टिकुलर होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए, पूछता आपसे। उसका दूसरा देख लो, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be a relevant fact। ये क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल सा कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि ट्रायल में उसका प्रीवियस कन्विक्शन अगर प्रीवियस कमीशन अगर रेलिवेंट है, अगर ऐसा होता है ये ट्रायल में किसी व्यक्ति का प्रीवियस कमीशन के क्या उसने ऐसा किया था, ये रेलिवेंट होता है अगर मान लो, तो फिर प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट हो इस तरह। अगर कमीशन रेलिवेंट है तो कन्विक्शन भी रेलिवेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है वैसे, बस इतना ही इसमें इतना पकड़ के रखना कि अगर किसी का कमीशन प्रीवियस रेलिवेंट है तो प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा। एक्सप्रेशन 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ना पर्टिकुलर वो होना चाहिए स्टेट ऑफ माइंड, ना कि जनरल, जनरल वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है जी, तो हमने इसमें क्या समझ लिया कि प्रीवियस कमीशन जहां रेलिवेंट होता है वहां प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा, ठीक है जी। ये चीज अब इसके बाद एक दो इसके एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखाता हूं जहां से ये कई बार पूछ देता है। जैसे इसका आप एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल सी देखो, एग्जांपल इसका सी देखो। सी कह रहा है कि ए सूज बी फॉर डैमेज डन बाय डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फ्रोशियस। ए ने बी पर डैमेज के लिए केस कर दिया, ठीक है, जो बी के डॉग ने किया था, और बी को पता था कि ये बड़ा हिंसक कुत्ता फ्रोशियस डॉग है। ए ने इस बात के डैमेज के लिए उसको शू किया, ठीक है। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन XYZ, फैक्ट क्या है कि पहले भी कुत्ते ने XYZ को काटा था, एंड दैट दे हैड मेड कंप्लेंट टू बी आर रेलिवेंट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें डॉग है ना सब्जेक्ट मैटर, कि भाई क्या इस कुत्ते ने इसको काटा कि नहीं काटा। तो पहले का उसका प्रीवियस वो है, उसका फैक्ट ये है कि भाई साहब इसने पहले भी कुत्ते ने XYZ को काटा था और इसकी कंप्लेंट भी इनको की गई थी,
तो हम उस कुत्ते की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे ये कुत्ता तो बस ऐसे ही काटता डोलता रहता है। जनरली पर्टिकुलर ये कुत्ते ने XYZ को काटा था और इसकी शिकायत भी कि भैया आपको कुत्ता में काट लेता है, आपको कुत्ता में काट लेता है, उससे शिकायत की, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल, अब देखो इसका लास्ट एग्जाम्पल, अगर आप देखो एग्जाम्पल पी देखो, आप इसका एग्जाम्पल आप पी देखो। एग्जाम्पल पी कहता है ए को क्राइम के लिए ट्राई किया जा रहा है, ए के ऊपर मुकदमा चल रहा है कि उसने कोई क्राइम किया है। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट। मतलब उसने ऐसा कुछ कहा था कि भाई साहब मेरा तो ये क्राइम करने का मन कर रहा है, या मैं ये करूंगा, या जो भी है उसकी इंटेंशन इंडिकेट होती है उससे, वो तो रेलिवेंट है। मगर अगर ये फैक्ट को लेकर आए कि भैया इसको तो उस तरह क्राइम करने का जनरल मतलब जैसे बोलता रहता है जनरल डिस्पोजिशन है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगी, आपको तो पर्टिकुलर चाहिए ना इसमें। देखो नीचे कह रहा ना, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट क्राइम ऑफ दैट क्लास, उस तरीके के क्राइम को करने की बात करता रहता है, तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखना। अब देखो इसका ये देखो, आप इसका इसी के ऊपर देखो, ओ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता कई बार। कह रहा है ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए के ऊपर है कि भैया इसने ना इंटेंशनली बी के ऊपर गोली चला के उसे मार दिया। फैक्ट ये है एक कि ऑन अदर ओकेजन शॉट ए ने बी के ऊपर गोली चलाई थी। ये एक फैक्ट लेकर आया था कि भाई पहले भी साथ में ए ने बी के ऊपर गोली चलाई है ना। इससे उसकी क्या पता लगेगी, इंटेंशन पता लगेगी, तो रेलिवेंट हो गया। और नीचे कह रहा था फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम इज रेलिवेंट। अब एक आदमी फैक्ट लेके भैया से तो शौक है लोगों को गोली मारने का और गोली मारता रहता लोगों को मारने के, ये रेलिवेंट है। वो पर्टिकुलर लेके आना पड़ेगा। आप अगर जनरल लेकर आए कि नहीं भैया ये तो क्या है कि इसका स्टेटमेंट है तो जनरल ऐसा ही है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो मर्डर वाला एग्जाम कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो इसे भी आप एक बार देख लो। ये हो गया आपका सेक्शन 14। अब देखो इसमें 14 के बाद 15 16 है। ये 15 16 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 16 में जो इंपॉर्टेंट है 15 में भी आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे 13 में आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, है ना। मगर एक बार इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल इंसिडेंटल, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि जो मतलब कि जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट से हुआ है, या ये क्वेश्चन आ जाए कि वो इंटेंशनल है, जानबूझ के किया था, है ना। ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया इसने जानबूझ के किया था या एक्सीडेंट से हो गया था, गलती से इससे हो गया था। और या फिर यह कि ये जो इसने एक्ट किया वो किसी पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन से किया है ना। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंसेस। अब अगर कोई एक फैक्ट आता है निकलकर जो ये दिखा रहा है, ये सिमिलर ऑकरेंस पकड़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ऑकरेंस होता है एक जैसे, मतलब कि ऑकरेंस हुए हैं एक जैसे, जैसा एक्ट की बात हो रही है ऐसे पहले भी हुआ है। इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न इज रेलिवेंट। और इस बार भी उस आदमी की बात हो रही है और पहले भी हर बार ऐसे इंसिडेंट में ऐसे मतलब उसमें सिमिलर ऑकरेंस पे भी यही आदमी आता था, तो ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। अगर बात ये आए कि क्या ए ने ये काम जो किया है ये एक्सीडेंट से किया है या जानबूझ के किया है, और अगर उसमें कोई फैक्ट निकल के आया कि भाई साहब पहले भी ऐसे ही ए ने ऐसे ही एक्सीडेंट मतलब ऐसे कांड किए हैं और उन सब में ए सम्मिलित था, पहले भी 2-3 बार ऐसे कर चुका है, कहते नहीं है, तो वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आएगा। और ये एग्जाम्पल यू के यू आपसे पूछेगा। एविडेंस एक्ट में एग्जाम्पल, आईपीसी में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये यू के यू एग्जाम्पल पूछते हैं। कम से कम समझ लो कि अगर आपसे मान लो कि 20 क्वेश्चन पूछे सपोज करो आप, तो आपसे 20 में से ना 5 तो यही समझिए एग्जाम्पल पूछते हैं। तो
इसलिए एग्जाम्पल को जरूर में बिठा लो अपने दिमाग में, और बैठेंगे कैसे कि इनके कीवर्ड पकड़ो आप। जैसे फिशरी वाला एग्जाम्पल है, तो उसमें अगर आपने फिशरी भी पकड़ के रखा हुआ है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि ये एग्जाम्पल उससे रिलेटेड था, सेक्शन 13 से रिलेटेड। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड से आपको पूरा सेक्शन सब कुछ याद आ जाता है, अगर आपने वही मेरा तरीका तो वही एसोसिएट करना है। आपने पढ़ा है, एक बार आपने बहुत डीपली पढ़ा होगा, 2 बार आपने डीपली पढ़ा होगा, फिर आप पीटी के पर्पज से उसे बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो क्या होता है एसोसिएशन का जब आप चल रहे हो तो पीटी पर क्लिक करेगा, समझ लो, ये करना है आपको। ठीक है जी। तो 15 का देखो एग्जांपल देख लेते हैं हम, सेक्शन 15 में क्या करते हैं हम, इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. A के ऊपर इल्जाम लगाया है कि भैया ये अपने घर को जला के इसने इसलिए जला दिया कि इसको इसका इंश्योरेंस का पैसा दे सके, इसलिए इसने खुद इस घर को जलाया है। तो सवाल तो ये आ गया ना कि इसे जानबूझ के जलाया कि जल गया था गलती से। अब इसमें क्या हुआ देखो, द फैक्ट दैट, एक फैक्ट ये है कि ए लिव्ड इन सेवरल हाउस सक्सेसिवली, ए इससे पहले 3-4 घरों में रहा है, ये फैक्ट है। ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, और उसने हर घर को इंश्योरेंस कराया था। इन ईच ऑफ विच अ फायर ऑकर्ड, और हर उस घर में आग लग गई थी। एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस, और उसके बाद हर घर में आग लगती थी और ये फिर इंश्योरेंस का पैसा ले लेता था, फिर नए घर में रहता था, फिर वहां आग लग जाती थी, फिर इंश्योरेंस का पैसा ले लेता, फिर एक और घर में आग लग जाती थी, फिर इंश्योरेंस, लगातार ऐसा ही कर रहा है, 3-4 बार हुआ ऐसे साथ, as tending to show that the fire were not accidental। तो इससे क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो कि भैया ये एक्सीडेंटल नहीं लगी है आग, आग तो भैया जानबूझ के लगाते हैं, इंटेंशन है, इंटेंशनल करते हो सेक्टर। यही क्वेश्चन यूकेयू पूछ लेते हैं। इसका देखो बी एग्जांपल भी आप एक बार जरूर देख लो, ये भी पूछ लेता है। ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बी भी देख लो। कह रहा है ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी, ए को रखा गया है कि भैया बी के डेटर से, बी का पैसा जिन लोगों को पता उनसे पैसा लेना है। इट इज ए ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। ए की ड्यूटी है कि भाई जहां से पैसा कलेक्ट करना है उसे अपने एक रजिस्टर में लिखते जाना है कि भाई इससे इतना है, इससे इतना है। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव। उसने वहां पर क्या एंट्री कर दी कि उसने मान लो कहीं से 5,000 मिले, उसने एंट्री उसको 4,000 की कर दी, कम की रिसीव की एंट्री। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो एंट्री हुई है कम की, वो एक्सीडेंटल थी कि इंसिडेंटल, तो जानबूझ के कम की एंट्री करी कि 1,000 रुपए खा लू, या फिर गलती से हो। एक फैक्ट अब देखो नया आया है कि द फैक्ट दैट अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन सेम बुक आर फॉल्स। अब फैक्ट ये निकल गया कि इन्हें पहले भी ऐसी कई सारी एंट्रीज करी है जो झूठी है, एंड दैट द फॉल्स एंट्री इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए, और वो सारी फॉल्स एंट्री ए के फेवर में जाती है। तो क्या होगा, ये रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा, ये वाली एंट्री इन भाई साहब ने जानबूझ के करी है ना। तो ये दो एग्जांपल यूकेयू डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो आपसे एंड में पूछेगा कि ये फैक्ट रेलिवेंट है कि रेलिवेंट है, तो इसमें ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। ठीक है जी, 15। अब सेक्शन 16 देखो। 16 कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस एंड रेलिवेंट। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, कभी पूछता नहीं है। एक तो चीज यहां से पकड़ लो, कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेशन जो है वो सेक्शन 16 में पूछता नहीं हो, फिर भी ध्यान रखना कि कोर्स ऑफ बिजनेस कहां पर, 16 में, बस ऐसे ही। अब आगे देखते हैं, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है कि वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्ट किया भी गया था कि नहीं किया गया था। The existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact। अब मान लीजिए कोई ऐसा अगर एग्जिस्टेंस पता लगती है कि ये जो है भैया, हम जो है हमारे बिजनेस में तो नेचुरली ये काम हुआ ही होगा, अगर ये हमारे पे आया होगा तो पक्का ये काम हुआ ही होगा। कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली हमारे होता ही होता है, यही हमारा काम है। मान लीजिए कि ए साइन करके बी को पास करता है, बी साइन करके सी को पास करता है, सी साइन करके डी को पास करता है,
और ये रोज का उनका काम है। ऐसे कोई फाइल आती है, ए से होती है, डी के होती है, निकल जाती है। अब एक दिन आया कि भाई साहब बी ने फाइल साइन करी थी कि नहीं करी थी, उसको फाइल पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। तो कह रहा भैया हमारा तो कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसा है कि ए क्या आती है, ए डी को देता है, बी सी को देता है, सी डी को देता है। और ये नेचुरली इसमें है कि जब तक सी साइन नहीं करता तो बी नहीं करता। तो ये मान लिया जाए कि हाँ भाई बी ने भी साइन की हो। ये है मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नेचुरली उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, रोजमर्रा के काम काज में ऐसा होता है, तो मान लिया कि वो काम हुआ है। एग्जाम्पल आप देख लो, आप समझ जाओगे। कभी कभी ऐसे पूछ भी देता है एग्जाम्पल, वैसे तो नहीं पूछता, बाई चांस पूछ दे। कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड। क्वेश्चन ये है कि कोई पत्र डिस्पैच मतलब भेजा गया था कि नहीं भेजा गया, ये क्वेश्चन होता है। The fact that it was the ordinary course of business for all the letters put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant। मतलब ये कह रहा है कि हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस में, हमारे रोजमर्रा के कामकाज में होता था कि हमारे यहाँ जो भी कोई पत्र अपना डिस्पैच करना होता था, वो एक बॉक्स हमने बना रखा था, उसमें डाल दिया और वहां से फिर वो पोस्ट के लिए एक सब चले जाते। और उस दिन भी वो पत्र उस बॉक्स में डाला गया था। तो ये जो तथ्य है कि उसमें डाला गया था, रेलिवेंट हो जाएगा कि हाँ भाई अगर डाला था तो डिस्पैच हुआ। समझे आप? तो अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज हो रही है नेचुरली, तो वो मान लिया जाता है कि हुआ हुआ। ये हो गए 1 से लेके 16 तक। अब आते हैं हम 17 से लेके और आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना। एडमिशन कन्फेशन चलते हैं पूरा। तो ये टोटल चलेगा आपका 17 से लेके 31 तक। अब इसमें सबसे पहले आप 31 खत्म कर लो। ये क्वेश्चन यहीं से बनाता है। 31 सेक्शन तो नहीं पूछता क्या, मगर ये पूछ लेता है कि वेदर एडमिशंस आर कंक्लूसिव प्रूफ और नॉट, ये पूछ लेता है। कंक्लूसिव प्रूफ तो आपको पता ही है ना, कंक्लूसिव प्रूफ में सेक्शन 4 में पढ़ा है कि एक तथ्य को अगर दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ बता दिया गया और एक बार उसे प्रूफ कर दिया, तो आप दूसरे तथ्य को प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकते, तो मान लिया जाएगा वो प्रूव हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब जो आप एविडेंस करते हो तथ्य है और एविडेंस आपने किसी बात का कर लिया, तो क्या वो भी मान लिया प्रूव हो गया? तो कह रहे हैं कि भाई साहब तो 31 क्या कह रहा है, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। तो जो भी आपने बात एडमिट करी, मान ली, उसका नॉट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एक तो यही पूछता है सेम, 1 नंबर पक्का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। एक लाइन तो ये आपने देखी, बट आगे इसमें कुछ चीज है, बट दे में ऑपरेट एज स्टॉपल। मतलब कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होता, मगर वो एज ए स्टॉपल काम करता है। अब आप पूछो स्टॉपल क्या होता है? स्टॉपल एक ऐसी एक प्रिंसिपल एक्चुअल में, एक रूल ऑफ एविडेंस है। कभी कभी पूछता है कि स्टॉपल है क्या, तो रूल ऑफ एविडेंस है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, रूल ऑफ एविडेंस। स्टॉपल होता क्या है? स्टॉपल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और मान लो सपोज करो, ऐसे एग्जांपल से लेते देखो, ए ने बी से कह दिया कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप सपोज करो कि मंदिर बनवाना है। तो आप एक काम करो, टेम्पल का काम शुरू करो, भरोसा रखो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, चंदा दान, मंदिर बनवा लेना। अब मान लीजिए एक ही बात मान के बी ने अपना सामान वामान मंगा लिया, सब कुछ फलाना ढिमकाना काम वाम शुरू कर दिया, मंदिर तैयार होने लग गया, ठीक है, एक मंदिर बन रहा वहां पर। अब बी क्या बेचारा एक के पास कि भाई साहब आपने बोला था भी 1 महीने पहले कि आप जब मंदिर बनवाओगे 10,000 रुपये मैं दे दूंगा आप मंदिर बनवाने के लिए। ए ने बोला भाई साहब फ्री में मिल लेंगे 10,000 रुपए है? अरे मैंने बोल दिया था, वादा कर दिया, वादा है, वादे का क्या है? चंदे के लिए आप तो तकादा करने आ गए, नहीं दे रहा, जाइए निकलिए यहां से। अब ये भाई साहब ने, बी ने क्या करा, कोर्ट का केस कर कि बताओ इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। ए बोल रहा है कि भाई साहब मैं कोई लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना गया हूँ, फ्री में चीज दे रहा हूँ, इसको मैंने वादा कर दिया। चंदा कोई ऐसी कोई लीगल चीज थोड़ी ना है कि मेरे बाइंडिंग हो गई, चंदा है, मेरा मन है, देता देता ना देता।
कोर्ट ने कहा कि सर आप टर्म लगाएंगे स्टॉपल। स्टॉपल मतलब ये होता है कि आपने एक बार जो बात कह दी, अब आप उससे पीछे नहीं आ सकते। मगर उसकी शर्तें क्या है? शर्तें यह है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा, दूसरे व्यक्ति ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए अपनी लीगल पोजीशन अगर चेंज कर ली, तो फिर अब वो पहला व्यक्ति जो है वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। समझे मेरी बात को? किसी मतलब ए ने बी से कुछ कहा और बी ने ए की बात पर भरोसा करते हुए अपनी लीगल पोजीशन चेंज कर ली, तो फिर ए अपनी बात से अब मुकर नहीं सकता। इस एग्जांपल में भी आपको दिख रहा होगा, ए ने बी को बोल दिया 10,000 रुपए दे दूंगा, बी ने इसकी बात पर भरोसा करते हुए सामान खरीद के काम शुरू कर दिया। अब ए मुकर रहा है तो कोर्ट कह रहा है भैया अब नहीं मुकर सकते, आपका लगता है स्टॉप है। तो यहाँ 31 में कह इतना डीप में क्यों जाना? 31 में ये कह रहा है कि एडमिशन जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होते, बट दे मे ऑपरेट एज अ स्टॉपर। कंक्लूजन नहीं तो स्टॉपर तो यही पूछता है 31 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट का तो हमने पहले ही खत्म कर लिया। अब पहले पढ़े पूरा 17 से 31 तक जाना है। एडमिशन करना है। एडमिशन होता क्या है? सेक्शन 17 में पढ़ते ना भैया एडमिशन है क्या, है कि नहीं? पहली चीज तो हम ये समझ लें कि जिस एडमिशन की हम सेक्शन 17 में बात कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। एडमिशन कैसा है? एडमिशन है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, ठीक है। एक होता है जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल का मतलब होता है आप कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग में जज के सामने एडमिट करते हो, प्लीडिंग वगैरह में एडमिट करते हो, जुडिशियल एडमिट है। एक्स्ट्रा जुडिशियल आप जो कोर्ट के बाहर करते हो, जो जज के सामने नहीं करते, वो सब एक्स्ट्रा जुडिशियल में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो नहीं, सॉरी, एडमिशन क्या है? जिस एडमिशन की हम बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल। सेक्शन 17 में बताया क्या आखिर एडमिशन होता क्या है? देख लेते हैं एडमिशन क्या है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, बिल्कुल आता है डेफिनेशन से। कह रहा है एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, तो सबसे खत्म ही हुई बात। कह रहा है एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, वो है एडमिशन, पहली बात। मगर स्टेटमेंट अब कैसी कैसी हो सकती है ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? ओरल हो सकती है, मतलब एडमिशन आपका ओरल हो सकता है, एडमिशन आपका डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, भाई आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट करा लिया आपने, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, मेल कर दिया आपने तो कर। क्लास जरा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करें।